नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है वुल्फराज। और इस कॉमिक्स में आपको बहुत सारे नए कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपने इसके पहले की कॉमिक्स को नहीं पढ़ा है तो आपको ये कहानी अच्छे तरीके से समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए कैरेक्टर हैं। तो आप इसके लिए आप शुरुआत विलेन कॉमिक्स से कर सकते हैं, जो कि राम रहीम की कॉमिक्स है। तो आपको ये सारी कॉमिक्स जो है हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, या प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। और उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल के अलावा मेरे जो 2 चैनल हैं उनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। अबाउट सेक्शन या चैनल वाले सेक्शन में आपको उन दोनों चैनल का लिंक मिल जाएगा। और आपको जब भी टाइम मिले तो आप कम से कम 5 या 10 मिनट निकाल करके उनके वीडियोस भी ज़रूर से देखें। तो आपका ये छोटा सा सपोर्ट या छोटा सा आपकी मदद जो है मेरी कुछ प्रॉब्लम्स को कम कर सकती है। तो प्लीज़ आप इतना सपोर्ट ज़रूर से करें, बस इतना ही कहूँगा। ओके, तो देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, आज का इंसान इतना लालची एवं स्वार्थी बन चुका है कि वो अपने स्वार्थ के लिए मानवता की हत्या करके इस दुनिया के सामने अपनी शैतानियत का पक्का सबूत दे सकता है। अपनी माँ का गला घोट सकता है वो, अपने पिता के सीने में खंजर घोंप सकता है वो, अपनी बहन का सुहाग उजाड़ सकता है वो, और एक सीधे साधे इंसान को बना सकता है वुल्फराज। होश में आओ वुल्फराज, प्रतिशोध की आग में जलकर किसी के जीवन में तबाही के बीज ना बो। कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रतिशोध की आग में जलकर तुम स्वयं ही भस्म हो जाओ। मैं तो तबाह हो ही चुका हूँ राम, लेकिन जो मेरी तबाही के जिम्मेदार हैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और यदि मेरे रास्ते में तू आड़े आया तो पहले तेरा ही शिकार करूंगा मैं। दरअसल घटनाक्रम की शुरुआत 5 जून की उस गहन रात्रि को हुई, जब खटखट दरवाजा खटखटाने पर कामेश महादेवन नामक उस व्यक्ति ने खोला दरवाजा। इतनी रात गए, कौन आ मरा इस वक्त? अचानक कोई बिल्ली की भांति कामेश महादेवन पर झपटा। जुर्म की दुनिया मुझे लोमड़ी कहती है कामेश, और मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अचानक घटी इस अप्रत्याशित घटना से ठगा सा रह गया कामेश, किंतु अगले ही पल, तुम लोमड़ी हो या शेरनी, अब एक कदम भी आगे बढ़ी तो मैं तुम्हारे जिस्म में आग भर दूंगा। तू अभी लोमड़ी की शक्तियों से वाकिफ नहीं है। जरा पीछे मुड़कर देख, पीछे तेरी मौत खड़ी है। मौत? कई बार आजमाए गए इस फॉर्मूले की चपेट में आ गया कामेश। पीछे तो कोई नहीं है, यही कहना चाहता है ना? होगा भी कैसे, क्योंकि सचमुच पीछे कोई नहीं है। कुछ समय पश्चात जब लोमड़ी घर से बाहर निकली तो उसकी पीठ पर लटका कामेश महादेवन का भारी भरकम शरीर इस बात की पुष्टि कर रहा था कि अंततः बाजी लोमड़ी ने जीत ली थी। 6 जून, समय सुबह 7 बजे, स्थान राम रहीम का घर। मेरे पति को बचा लो राम, उन्हें कुछ हो गया तो मैं एवं मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे जीते जी मर जाएंगे। रिलैक्स मिसेस कामेश, हमें आराम से पूरी बात बताइए। पता नहीं राम, ये सब कैसे हुआ। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा बाहर वाला कमरा थोड़ा अस्त व्यस्त था, मानो रात वहाँ 2 व्यक्ति आपस में भिड़े हो। आखिर मेरे पति की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? राम रहीम की खोज शुरू हुई। ये निशान कैसे हैं? ये निशान आम आदमी के पैरों के निशान नहीं है राम, और ना ही उसके पंजे आम आदमियों जैसे हैं। कहीं ये लोमड़ी के पैरों के निशान तो नहीं है? लोमड़ी का नाम सुनकर ना जाने क्यों चीख पड़ा राम। लोमड़ी जो कश्मीर में अचानक हवा की तरह गायब हो गई थी। लोमड़ी के बारे में जानने के लिए पढ़ें गोली तेरे नाम की, भारत माता कहे पुकार के, मत सो जाना मेरे लाल। वो गायब नहीं हुई है रहीम, बल्कि अपने खास मकसद की पूर्ति के लिए राजनगर तक आ पहुंची है। ये खरोंचों के निशान एवं कामेश का अपहरण चीख चीख कर आने वाले तूफान का संकेत दे रहे हैं। हमें इस तूफान को आने से रोकना होगा। राजनगर के उत्तर पूर्व में स्थित घने जंगल के मध्य छिपी ये खंडहरनुमा इमारत
यूं तो कभी राजा महाराजाओं के लिए शिकार गाह हुआ करती थी, किंतु अब इसका प्रयोग या तो जंगल में पिकनिक मनाने आए लोग किया करते हैं या फिर जग्गू जैसे पुलिस की कैद से फरार कानून के मुजरिम। पुलिस से बचने के लिए ये खंडहर ठीक रहेगा। खंडहर में प्रवेश कर जग्गू ने अपने जीवन का सबसे हैरत अंगेज दृश्य देखा। मुझे गौर से देख कमीने, तेरे ही कारण आज मैं ना तो जंतुओं की श्रेणी में आता हूँ न मनुष्य की श्रेणी में। मुझे माफ कर दो बुल्फराज। अचानक लगी ठोकर से भला अपने आप पर नियंत्रण कहाँ रख पाया जग्गू। ठक आह! एक पल के लिए बुल्फराज की कटार सी पैनी निगाहें जग्गू पर पड़ी। अगले क्षण लोमड़ी की तरफ घूमा बुल्फराज का सिर। इंडियन बैक्टीरियल एंड बायोलॉजिकल लेबोरेटरी से वो शीशी चुराने से पहले इस कमीने को मौत देती जाओ लोमड़ी। और खंडहर की दीवारों को भेदती चली गई जग्गू की दर्दनाक चीख। राजनगर या उसके आसपास कहीं भी कोई अप्रिय घटना घटती है तो देर सवेर उसकी खबर राम रहीम तक पहुंची जाती है। ये काम भी लोमड़ी का है इंस्पेक्टर सिन्हा। अगर इसे कोई जंगली जानवर मारता तो इसे नोचकर खा गया होता। अरे इस रुमाल पर यह खून से क्या लिखा हुआ है? रुमाल पर खून से लिखी उस इबारत को पढ़कर चौंक पड़ा राम। ओह, मरने से पहले जग्गू हमारी बहुत बड़ी समस्या हल कर गया। फिर राम ने रहीम को कुछ आवश्यक निर्देश देकर उसे वहां से रवाना किया और स्वयं पुलिस दल के साथ जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल का कोना कोना छान मारना होगा हमें, क्योंकि लोमड़ी के साथ साथ हमें एक अन्य शख्स को भी पकड़ना है। यदि मांसाहारी जीव बीच में हमारा डिनर ना कर ले तो। जंगल का भीतरी भाग सचमुच काफी घना एवं खतरनाक जीवों से भरा हुआ था, किंतु राम को आज किसी दूसरे की खतरनाक जीव की तलाश थी जो खतरनाक से भी ज़्यादा खतरनाक था। आखिरकार राम की मेहनत रंग लाई। आप सब यहीं रुकेंगे, उस खंडहर में सिर्फ मैं जाऊंगा। दबे पांव राम खंडहर के अंदर पहुंचा। खून के निशान स्वयं जग्गू के पाशविक हत्या की चुगली कर रहे हैं, किंतु अब तक कोई दिखाई नहीं दिया। कहीं उन्हें मेरे आने का पता चल चुका है लड़के। इस गज भरी आवाज ने बौखला कर रख दिया सबको। तो तुम? हाँ, मैं वुल्फराज यानी लोमड़ी का गॉडफादर, जिसकी तलाश में तुम यहाँ आए हो। वैसे तुम मेरी आशा से कहीं ज़्यादा फुर्तीले निकले राम। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी मुझ तक पहुँच पाओगे। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं राम, लेकिन इस लायक कर दूंगा कि तुम मेरे मकसद में आड़े ना आओ। वार घातक था। किसी सूखे पत्ते सा उड़ता हुआ पिछली दरवाजे से जा टकराया राम। बड़ा अद्भुत ताकत भरी है इसमें, भेड़िए जैसे जीव की ताकत। अचानक किसी चीज पर टिक कर रह गई राम की नजरें। ये मेरे काम आ सकता है। अगले क्षण राम के हाथों में आ गया एक महत्वपूर्ण हथियार, जिसे उसने बड़ी दक्षता से वुल्फराज की तरफ फेंका। जुम! अगला एक सेकेंड राम जैसे शख्स की भी दिल की धड़कनें बढ़ा देने के लिए काफ़ी था, किंतु वुल्फराज ने बड़ी आसानी से राम का वो वार विफल कर दिया। इस बार तेरा पाला वुल्फराज से पड़ा है राम, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से नहीं। किंतु वो राम ही क्या जो इतनी जल्दी हार मान बैठे। अब राम ने सीधी लड़ाई की ठान ली। शक्ति में भले ही वुल्फराज राम से ज़्यादा ताकतवर हो, किंतु लड़ाई के आधुनिक दांव पेच में वो राम से 19 ही था। वुल्फराज का करारा घुसा खाकर राम इस बार जहां गिरा वो जगह उसके लिए दुखदाई साबित हुई। अब मैं तुझे अपाहिज कर दूंगा राम, ताकि तू जिंदा रहकर भी मेरी राह का कांटा ना बन सके।
तभी खंडहर में घुसती पुलिस बूटो एवं इंस्पेक्टर सिन्हा की तेज आवाज ने ठिठकने पर मजबूर कर दिया बुल्फराज को। राम, कहाँ हो तुम? ओह पुलिस। मैं अभी पुलिस से उलझकर बेवजह अपने स्वर्गीय बहन का दिल नहीं दुखाना चाहता, जिसकी चीख आज भी तुझे तेलीवाड़ा के उस सुनसान मकान में सुनाई देती है। मुझे इस समय यहाँ से भागना होगा। बुल्फराज ताकत में ही नहीं, फुर्ते में भी कमाल था। कितना बेबस हो गया हूं मैं, चाहकर भी बुल्फराज को पकड़ नहीं पाया। कहाँ गया वो शैतान? भाग गया साला। अरे मैंने उसे करीब करीब दबोच ही लिया था, किंतु तुम एकाएक पके आम की तरह बीच में आ टपक पड़े। यही क्षण था एकाएक राम के चौंकने का। हमें किसी की करहाट सुनाई दे रही है। इंस्पेक्टर सिन्हा, अंदर शायद कोई है। अंदर कामेश महादेवन था। मुझे बचा लो राम, बुल्फराज मुझे मार डालेगा। इसे लेकर पुलिस थाने पहुंचो इंस्पेक्टर सिन्हा। मैं थोड़ी देर में सीधा थाने पहुंच रहा हूं। मुझे जरा इस समय अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। यदि मैं समय पर वहां ना पहुंचा तो वो चीख चीख कर सारी दुनिया सिर पर उठा लेगी। और इंस्पेक्टर सिन्हा के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना राम वहां से सिर पर पैर रखकर भागा, मानो सचमुच उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने की जल्दी हो। अजीब लड़का है। पिछले 3 घंटों से टकटकी लगाए सामने वाली इमारत को घूरे जा रहा था रहीम। क्या बोरियत भरा काम सौंपा है राम के बच्चे ने। ये इमारत दरअसल इंडियन बैक्टीरियल एंड बायोलॉजिकल लेबोरेटरी थी। मुझे नहीं लगता कि अगले कुछ पलों में यहाँ कोई घटना घट सकती है। अरे वो कौन है? एक साया धीरे धीरे इमारत के पीछे रेन वाटर पाइप से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत थी जो इसी इमारत में मिल सकती थी। मुझे जल्द से जल्द वो शीशी लेकर यहाँ से भागना होगा। कुछ देर की कोशिशों के बाद उसे अपनी मनचाही वस्तु मिल गई। यही है वो शीशी। अब मुझे फौरन जंगल की ओर कुछ करना चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है लोमड़ी रानी? जंगल से पहले तुम्हें एक जगह और भी पहुंचना है जिसे जेल कहते हैं। इस चिर परिचित आवाज को सुनकर बौखला गई लोमड़ी। तो तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। कोई शक? जग्गू को मारकर तुमने जो जुर्म किया है लोमड़ी, उसे तुम हमारी दोस्ती का वास्ता देकर छुपा नहीं सकती। कश्मीर में बेशक तुम हमारी दोस्त थी, किंतु यहाँ हम दोस्त नहीं दुश्मन बनकर आमने सामने खड़े हैं। हमारी दोस्ती टूटने का मुझे बड़ा अफसोस होगा रहीम, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकते। लोमड़ी के वार को रहीम ने अपने कांटे वाले हाथ से रोका। पाठकगण जानते हैं कि रहीम का कंप्यूटराइज्ड हाथ कश्मीर वाले केस में नष्ट हो चुका है और कश्मीर में ही रहीम ने अपने कंप्यूटराइज्ड हाथ की जगह ये कांटा लगा लिया था। जानने के लिए पढ़ें राम रहीम के पिछले 3 अंक, जो कि है गोली तेरे नाम की, भारत माता के पुकार के और मत सो जाना मेरे लाल। किंतु लोमड़ी रहीम की आशा से कहीं ज़्यादा फुर्तीली निकली। जब तूने लोमड़ी से दुश्मनी की है तो दुश्मनी का स्वाद भी चख। रहीम को लड़खड़ाता देख लोमड़ी ने भागने की कोशिश की, किंतु उसके लंबे बाल उसके लिए रुकावट बन गए। अगले क्षण अपने लंबे पहने नाखून उसने रहीम के चेहरे पर गड़ा दिए। यदि एक पल की भी देरी की होती रहीम ने तो उसकी आंखें सलामत ना बचती। सचमुच आज रहीम को पहली बार महसूस हुआ कि लोमड़ी में कोई अमानवीय ताकत भरी हुई है। लोमड़ी जैसे जीव की ताकत। लोमड़ी द्वारा उछाला गया रहीम सीधा इस शीशे के शोकेस में रखे कंकाल से आ टकराया। पड़ाक। माफ करना दोस्त, चोट तो नहीं लगी? ये तो कंकाल है जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के अध्ययन के लिए काम आता है। भाग बेटा रहीम, लेकिन मेरा कांटे वाला हाथ इसमें फंस गया है। जब तक रहीम अपने हाथ को कंकाल की पसलियों से आज़ाद कर पाता, लोमड़ी सचमुच बहुत दूर जा चुकी थी। डैम इट, ये साला हाथ लाभदायक है तो दुखदायक भी। किंतु इस शीशे में ऐसा क्या था जिसे पाने के लिए लोमड़ी ने इतनी उठापटक की? मुझे राम से इस संबंध में बात करनी होगी।
घर लौटते समय रहीम के दिमाग में दो ही चीजें घूम रही थी, एक लोमड़ी और दूसरी उसके द्वारा चुराई गई वो शीशी। दूर से देखने पर यह मकान उजाड़ सा नजर आता है, किंतु कोई नहीं जानता कि इस मकान में एक तूफान समाया हुआ है। इस तूफान के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वुल्फराज स्वयं इसमें प्रवेश कर रहा था, लेकिन क्यों? ना जाने कब से बंद पड़े किवाड़ एक तीव्र चरमराहट की आवाज के साथ खुले। एक गर्म हवा का झोंका वुल्फराज के चेहरे से टकराया, मानो अतीत की यादों ने वुल्फराज की आत्मा को झंझोड़ा हो। चर्र। अतीत की वे भयानक घटनाएं उसके दिमाग में चलचित्र की भांति घूमने लगी। ये निखट्टू नालायक एवं कमजोर लड़का जिस बाप की औलाद होगा, वो बाप कैसे सुख से रह सकता है? शांति, गुस्सा थूक दीजिए स्वामी। इसमें पलाश भैया का क्या दोष है पापा? साइंस का ऐसा होनहार विद्यार्थी यदि धक्के खा रहा है तो सरकार की वजह से। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन तेरी शादी के लिए मैं 50,000 रुपया कहाँ से लाऊंगा? मेरी शादी इतनी ज़रूरी तो नहीं पापा। मैं अपनी बहन के लिए कहीं से भी 50,000 का इंतजाम करके लाऊंगा पापा। अगले दिन पलाश के हाथों में 100-100 के नोटों की गड्डियाँ चमक रही थी। अब तो मेरी बहन दुल्हन बन सकेगी ना पापा? तूने चोरी की है या फिर डांका डाला है? बता, इतने सारे रुपए कहाँ से लाया तू? अपने बेटे के अब आपके बेटे ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपकी इज्जत पर आँच आए। अपने पलाश पर विश्वास रखिए पापा। दुल्हन बनी दीक्षा विदाई की घड़ी में अपने पलाश भैया को तलाश रही थी। पलाश भैया कहाँ है? मैं अभी आई पापा। अंधेरे कक्ष में गूंजी दीक्षा की आवाज। पलाश भैया, आप यहाँ अंधेरे में क्यों खड़े हैं? तुम्हारा पलाश भैया ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है दीक्षा कि उसकी बहन की झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। जाओ दीक्षा, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। मैं समझ गई, जरूर आप अंधेरे में मुंह छुपाकर रो रहे होंगे। स्विच ऑन होते ही कमरे में रोशनी फैली और उजाले में दीक्षा ने पलाश का जो भयानक रूप देखा वो उसके कंठ से चीख निकालने के लिए काफी थी। नहीं! दीक्षा की चीख सुनकर हर कोई कमरे में दौड़ा चला आया। दीक्षा, क्या हुआ दीक्षा बेटी? वो भैया। अपने बेटे का ये विकराल रूप देख पिता के दिल की धड़कनें रुक गई थी। माँ ने भी अपने सुहाग की लाश पर ही चूड़ियों के साथ साथ अपना दम तोड़ दिया। स्वामी, खनाक, माँ। जिसका भाई एक शैतान हो उसकी बहन हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। चलो बेटे, तू चिंता ना कर दीक्षा, मैं उन्हें मना कर लाता हूँ। किंतु दीक्षा के सास ससुर को तो ना मानना था, ना माने। अलबत्ता जब पलाश वापस लौटा तो उसने दीक्षा को फांसी के फंदे पर लटका पाया। तेरी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ दीक्षा। सजा मुझे मिलनी चाहिए थी। तूने अपने लिए इतनी बड़ी सजा क्यों चुन ली मेरी बहन? सुबह उस दिन वुल्फराज के हाथों ने एक साथ 3 चिताओं की अग्नि दी और एक आग उसके सीने में सुलग उठी, प्रतिशोध की आग। अतीत के भयानक भूचाल से निकलकर वर्तमान के धरातल पर उतर आया वुल्फराज। लेकिन तू चिंता मत करना दीक्षा, कामेश महादेवन मेरे हाथों बचेगा नहीं। देख, उससे बदला लेने राजनगर तक आ पहुंचा है तेरा भाई, बशर्ते कि तू जेल जाने से बच जाए। राम को सामने देख बुरी तरह बौखला गया वुल्फराज। राम, तू यहां तक पहुंचा कैसे? तूने खुद पहुंचाया वुल्फराज। खंडहर से भागते समय जब तेरे मुंह से तेलीवाड़ा शब्द निकला तो मैं समझ गया तू अवश्य तेलीवाड़ा के ही किसी मकान में पहुंचेगा, और मैं पता करते करते यहाँ तक आ पहुंचा। अब जब आ गया है तो जिंदा वापस बचकर नहीं जाएगा लड़के। बड़ाक आऊं। बड़े ही दुष्ट हो यार, हमेशा मारधार के मूड में ही रहते हो। किंतु वुल्फराज पर तो जैसे जुनून सवार हो गया था। राम पर हथौड़े से चोट कर रहा था वुल्फराज, मानो आज राम को अपने रास्ते से हटाकर ही दम लेने वाला था। वो बड़े बड़े अपराधियों के छक्के छुड़ा देने वाला राम
ये समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे वुल्फराज की पाश्विक ताकत का मुकाबला करे। वुल्फराज के शिकंजे में फंसा मछली सा छटपटा रहा था वो। किसी भी क्षण राम की आत्मा उसके शरीर से जुदा हो जाने वाली थी। लेकिन तभी उसे कोने में दिखाई दी वो रस्सी जिससे कभी लटक कर दीक्षा ने आत्महत्या की थी। अपनी संपूर्ण ताकत जुटाकर राम ने वुल्फराज को एक ओर धकेला। ये फंदा इस समय मेरे लिए सबसे अच्छा हथियार साबित हो सकता है। अगले एक क्षण राम के लिए बेहद कीमती था। बस वुल्फराज, बहुत हुआ तुम्हारा खूनी खेल। अगले क्षण बिजली की गति से एक इंजेक्शन वुल्फराज की पीठ में आ धंसा। वुल्फराज की आंखों के आगे कुछ क्षणों के लिए अंधकार सा छा गया और अब वो राम के कदमों के निकट बेहोश पड़ा था। शुक्र है मैं पहले इंजेक्शन में क्लोरोफॉर्म भर कर लाया था, वरना इसे काबू में करना नामुमकिन था। अब पता करना होगा कि कामेश महादेवन की वुल्फराज के साथ क्या दुश्मनी है। कुछ समय पश्चात राजनगर स्थित सेंट्रल जेल में अगले 1 घंटे तक वुल्फराज आराम से लॉकअप में बेहोश पड़ा रहेगा। राम, कामेश महादेवन ने कुछ बताया? बहुत कुछ। बल्कि जो कुछ उसने बताया है उसे सुनकर जी चाहा कि सामने बैठे कामेश महादेवन नामक उस शैतान का गला घोट दूं। इंस्पेक्टर सिन्हा ने राम को जो कुछ बताया उसे सुनकर राम की आंखें हैरत से चौड़ी होती चली गई। सेंट्रल जेल से वापस लौटते समय राम के दिमाग में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। वुल्फराज को क्लोरोफॉर्म की मदद से कब तक बेहोश रखा जा सकता है? होश में आते ही वो कहर बरपा देगा। रहीम की भी अब तक कोई सूचना नहीं मिली और लोमड़ी एकाएक ना जाने कहाँ चली गई। लोमड़ी कहीं नहीं गई थी। वो लेबोरेटरी से शीशी चुराकर सीधे जंगल में स्थित खंडहर में पहुंची थी, लेकिन खंडहर के अंदर का दृश्य देख लोमड़ी भौचक्की रह गई। लगता है यहाँ कोई आया था। वुल्फराज के साथ साथ कामेश भी गायब है। आखिर कहाँ गए होंगे वुल्फराज? कहीं वे? अरे ये क्या पड़ा हुआ है? झुककर लोमड़ी ने उठाई वो चीज। कुछ देर तक उसे ताकने के बाद अचानक उसकी आंखें चमक उठी। मैं समझ गई वुल्फराज को कहाँ ले जाया गया है, लेकिन लोमड़ी के रहते राम वुल्फराज का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, चाहे राम मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। इधर राम की तहकीकात जारी थी। तुम कहाँ चले गए थे राम? मैं इतनी देर से तुम्हें ही खोज रहा था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। अब बोलो क्या कहना चाहते हो? रहीम ने लेबोरेटरी में हुए लोमड़ी से टकराव की सारी कहानी राम को कह सुनाई। सुनकर चिढ़ पड़ा राम। मुझे पहले ही मालूम था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जग्गू ने मरने से पहले अपने रुमाल पर खून से उस लेबोरेटरी का नाम लिखा था। हमें जल्द से जल्द लेबोरेटरी चलकर डॉक्टर घोष से मिलना होगा। कुछ समय पश्चात डॉक्टर घोष के सामने मौजूद थे राम रहीम। ध्यान से सुनो राम, प्रत्येक प्राणी में गुणसूत्र होते हैं जिन पर छोटे छोटे कण अर्थात जीन्स लगे होते हैं। यही जीन्स प्राणी के रंग रूप, आकार, प्रकार एवं उसकी आदतों को निरूपित करते हैं। यदि किसी प्राणी के जीन्स दूसरे प्राणी के जिस्म में डाल दिए जाएं और यदि जीन्स की मात्रा ज़्यादा शक्तिशाली हो तो वो उसमें दूसरे प्राणी के गुण आ जाते हैं। किंतु इन जिन्सों की काट अर्थात एंटी जीन्स हमने तैयार कर लिए थे, जिनसे मनुष्य वापस अपने पूर्व रूप में आ सकता है। वही एंटी जीन्स की शीशी लेकर लोमड़ी यहाँ से भागी थी। इस एंटी जीन्स की सिर्फ एक शीशी और है मेरे पास, जिसे तुम्हें बहुत सावधानी से काम में लाना होगा राम। ये एंटी जीन्स वुल्फराज की जिंदगी में वापस बहार ला सकती है डॉक्टर घोष। समय तेजी से व्यतीत हो रहा था और अब राम को भी जो करना था वो बहुत जल्दी करना था। वुल्फराज के होश में आने से पहले हमें ये एंटी जीन्स उसके शरीर में इंजेक्ट करने होंगे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। फौरन साहब को खबर करो। वुल्फराज की चुस्ती फुर्ती को शायद कम आंक बैठे थे वे दोनों सिपाही।
उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सिपाहियों। बेहोश हो चुके थे दोनों सिपाही, किंतु 2 की जगह अब 4 सिपाही वुल्फराज का रास्ता रोके खड़े थे। भून डालो इसे। सिपाहियों की गनों के खांसने से पहले वुल्फराज ने उन पर दे मारा जेल की कोठरी का ये भारी भरकम द्वार। लोहे की भारी भरकम द्वार के नीचे दबे सिपाहियों को कर्राता छोड़कर लंबी गैलरी की तरफ लपका वो। मैं व्यर्थी निर्दोष सिपाहियों को मारकर खून से अपने हाथ नहीं रंगूंगा। उछल पड़ा था इंस्पेक्टर सिन्हा ये भूकंपकारी खबर सुन। ओ माय गॉड! वुल्फराज का किसी भी तरह कामेश महादेवन की कोठरी तक पहुंचने से रोकना होगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम वुल्फराज को मार भी नहीं सकते, क्योंकि हमें उसे वापस उसकी पुरानी जिंदगी लौटानी है। लेकिन आज समय वुल्फराज के साथ था और वो तमाम बाधाएं लांघ कर अपने शिकार तक पहुंच चुका था। बड़ाक! वुल्फराज! शुक्र है अपनी मौत को पहचाना तो सही। यदि पताल में भी छुपा होता ना तू, तो तुझे वहां से खोद कर निकाल लाता मैं। मुझे माफ कर दो वुल्फराज। माफी उस पलाश से मांग जिसका जीवन तूने अपने स्वार्थ के कारण तबाह कर डाला कमीने। कैसे भूल सकता हूँ मैं वो दिन जब साइंस का एक होनहार विद्यार्थी तुम्हारी लेबोरेटरी में आया था। सर! अरे पलाश, इस समय अचानक? मैं हमेशा के लिए इस लेबोरेटरी को अलविदा कहने आया हूँ सर। अपनी वो तमाम डिग्रियाँ जलाने आया हूँ जो इस लैब में रिसर्च करते करते मुझे मिली है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ सर, पागल हो गया हूँ। जो भाई अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकता उसका जीना बेकार है। आप ही बताइए सर, मैं अपनी बहन की शादी के लिए 50,000 रुपये कहाँ से लाऊं? क्या ये डिग्रियाँ देंगे मुझे 50,000 रुपये? पलाश की बातें सुन कामेश महादेवन की आंखें 1000 वाट के बल्ब की तरह चमक उठी। मैं दे सकता हूं तुम्हें 50,000 रुपये पलाश, बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगले क्षण कामेश महादेवन अलमारी से एक शीशी 50,000 रुपये लेकर आया। इस शीशी में भरे सिरप में भेड़िए के जिन्स मिले हुए हैं, जिसे पीने के ठीक 6 दिन बाद तुम्हारे शरीर में भेड़िए के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। कामेश की बात सुनकर एक बार की मूर्ति सा बना खड़ा रह गया पलाश। लेकिन 7वें दिन मेरी बहन, चिंता ना करो पलाश, मैं तुम्हें उसी दिन एक ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा जिसकी मदद से तुम पुनः पलाश बन जाओगे। अपनी बहन के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी कर गया पलाश। ठीक 7वें दिन धीरे धीरे भेड़िए में तब्दील होने लगा पलाश। मेरी बहन की आज शाम डोली उठने वाली है सर, अब मुझे वापस पलाश बना दीजिए। सॉरी पलाश, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं तुम्हें वापस पलाश बना दूंगा। मेरे पास भेड़िए के जिन्स की कोई काट नहीं है। ये सब मैंने सिर्फ अपने सिरप को परखने के लिए किया था। उस समय मुझ पर क्या गुजरी थी वो मैं ही बता सकता हूँ कामेश। मैं समझ गया कि तूने मेरे साथ धोखा किया था। अब मैं इस रूप में अपनी बहन को कैसे डोली पे बैठा सकता था। मैं कमरे में ही छुपा रहा, किंतु मेरी लाडली बहन मुझसे विदा लेने कमरे में पहुंची और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। नहीं! कमरे में गूंजी वो चीख मेरी बहन की अंतिम चीख थी। कामेश, मेरी बर्बादी के जिम्मेदार आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि वुल्फराज कामेश के जिस्म से उसकी आत्मा को आज़ाद कर देता। रुक जाओ वुल्फराज, मैं तुम्हें वापस नया जीवन दूंगा। किंतु वुल्फराज पर तो जैसे जुनून सवार हो गया था। प्रतिशोध की आग में ना जाने कब से दहक रहा था वो, और उसके प्रतिशोध का पहला निशाना बने राम रहीम। कड़क! आह! उफ! टक्कर घातक थी और इंटेलिजेंस की शीशी राम के हाथों से छिटक कर फर्श पर चूर चूर हो गई। अब वुल्फराज के वापस पलाश बनने की अंतिम आशा भी धूल में मिल चुकी थी। इस बार वुल्फराज ने राम को सीधा बाहर उछाल दिया, किंतु रहीम को क्या मालूम था कि लोमड़ी एकाएक वहां आ धमकेगी। रुक जा वुल्फराज, अभी रहीम बाकी है। वुल्फराज को आज
अपना इंतकाम लेने से कोई नहीं रोक सकता रहीम, तू भी नहीं। तब तक गुलफाराज ने कामेश का सिर अपने दोनों हाथों के बीच दबा दिया। आखिरी बार कामेश महादेवन की आंखों के आगे गहराया आतंक का साया। अगले क्षण खून का फवारा सा फूट पड़ा। कामेश महादेवन की खोपड़ी फट चुकी थी। मैंने अपना इंतकाम ले लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। इस खुशी के मौके पर एक काम और करूँगा। ये लो राम, इस शीशी में एंटीजेंस हैं जिनसे तुम वापस बुलफराज को प्लास में बदल सकते हो। देर ना करो राम, जल्दी करो। मैं स्वयं चाहती हूँ कि बुलफराज वापस प्लास बन जाए, क्योंकि उसका इंतकाम पूरा हो चुका है। इधर राम वो शीशी लिए बुलफराज की तरफ दौड़ा। उधर बुलफराज ने फर्श पर बेहोश पड़े एक सब इंस्पेक्टर का रिवॉल्वर अपनी कनपट्टी से सटाया। रुक जाओ बुलफराज, मैं आ रहा हूँ दीक्षा। स्थिति नाजुक देख राम ने बुलफराज पर लगभग छलांग लगा दी, किंतु बुलफराज उससे पहले ही ट्रिगर दबा चुका था। धाएं! ओह पलास, ये तुमने क्या किया? कम से कम कुछ क्षणों के लिए तो अपने आप को रोक लिया होता। राम रहीम का ध्यान बुलफराज की तरफ केंद्रित देख लोमड़ी वहां से भाग निकली। उस शाम बुलफराज की दहकती चिता के सामने सिर झुकाए खड़ा राम काश देख पाता पेड़ों के उस झुरमुट की तरफ, जहां लोमड़ी टकटकी लगाए चिता की ओर अपलक निहार रही थी। स्वार्थ इस दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक इस दुनिया में स्वार्थ रहेगा, कामेश महादेवन जैसे शैतान अपने स्वार्थ के लिए पलाश जैसे नवयुवक को बुलफराज बनने पर मजबूर करते रहेंगे। धीरे धीरे चिता की आग ठंडी पड़ गई। राम रहीम ने लोमड़ी को खोजने की पुरजोर कोशिश की, किंतु लोमड़ी नहीं मिली। हाँ, एक दिन लोमड़ी का खत अवश्य मिला, जिसमें लिखा था, राम, जब तक तुम्हें यह पत्र मिलेगा मैं राजनगर से बहुत दूर जा चुकी होंगी। एक प्रश्न तुम्हारे दिमाग में अवश्य उठ रहा होगा कि मैं अचानक सेंट्रल जेल कैसे पहुंची। दरअसल खंडहर में मुझे इंस्पेक्टर सिन्हा के नाम का बैज मिला था, जिससे मुझे अनुमान हो गया कि पुलिस कमांडोज को पकड़कर जेल ले गई है, और मैं बुलफराज को छुड़ाने के उद्देश्य से जेल पहुंच गई, क्योंकि मैं बुलफराज को सचमुच नई जिंदगी देना चाहती थी। वरना शीशी में भरा एंटीजेंस सिरप पीकर मैं स्वयं भी लोमड़ी से वापस कावेरी नाम की लड़की बन सकती थी। ठीक कहा ना मैंने? पढ़कर राम की आंखें सुनने को ताकती रह गई। ना जाने जीवन के किस मोड़ पर अब उसकी मुलाकात लोमड़ी से होनी थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।